एज़िल, कहीं जा रही हो? जी, दरअसल आज हिना की मेहंदी है तो जाना ज़रूरी है। एज़िल ने अपने होठों पर हल्का सा लिप ऑयल लगाया और पलकों पर भर-भर के मस्कारा लगाया ताकि उसकी आंखें मज़ीद गहरी और बची-बची दिखें। तो वापस किसके साथ आओगी? हिना अपनी गाड़ी में ड्राइवर के साथ भेज देगी। आप क्यों पूछ रही हैं? इसने अपने हैंड बैग में मेकअप की चंद ज़रूरी चीज़ें डाली और अपने वॉलेट को चेक करने लगी थी। बेटा ये कुछ पैसे लो, वापसी में टेलर के यहाँ से सादिया के कपड़े लेती आना। 4 सूट सिलने के हैं और 5वां सूट नाप का है। नैमा भाभी ने कार्ड के साथ पैसे देते हुए कहा तो इसने यकदम पैसे झपट कर इन्हें गिनना शुरू कर दिया। कुछ पैसे मुझे भी दे दे ताकि मैं भी अपने लिए कुछ ले लूं। कितनी लालची हो तुम। जहीर ने कमरे में झांक कर कहा। तुम्हारा क्या जाए, इतनी ही फराक दे लो तो जाओ ले आओ सादिया के कपड़े। वो एकदम बोली तो मुंह फेर कर चला गया। छोड़ो उसे, और ये तुम रख लो और मगर अपने भाई को मत बताना। नैमा भाभी ने 5,000 का नोट उसकी मुट्ठी में दबोच कर कहा। मैं क्या पागल हूँ, इन्हें बताकर अपनी पॉकेट मनी बंद करवाऊंगी। एजल ने अपनी हंसी दबाकर खुशी से कहा था। वैसे ये जहीर किन चक्रों में रहता है? भाभी के लहजे में तशवीश थी। क्या पता कोई लड़की का चक्कर होगा, और क्या। एजल ने मुंह मसोड़ कर कंधे उचकाए थे। कल रात बहुत देर से आया था, गया होगा वारागर्दी करने। वो लापरवाही से बोली तो भाभी ने इसे आंखें दिखाई। भाई आपको तो बहुत प्यारा है ना अपना देवर। वो मसनूई जलन से बोली। तुम्हें तो हम फेंक आए थे कचरे के ढेर पर, अब जाकर मिलियो। जवाबन भाभी ने तंज किया था। वो अपना बैग कंधे पे लटकाए हंसती हुई बाहर जाने लगी। बस अब जा रही हूँ, देर हो रही है, अपना ख्याल रखना। रकम से भाभी ने आवाज दी तो इसने हाथ हिला दिया था। मंजर सलीम एक निहायत शरीफ इंसान थे जो एक जानी मानी एयरलाइन में बहुत बड़े अहदे पर फाइज थे। छोटी उम्र में माँ बाप के ट्रेन हादसे में मारे जाने के बाद छोटे बहन भाई एजल और जही की जिम्मेदारी इनके सर पर आ गई थी, तो छोटी उम्र में शादी करके अपने बहन भाई के लिए एक माँ जैसी भाभी ले आया। नायमा भाभी जो वाकई बहुत नेक और अक्लमंद औरत थी, जिसकी वफादारी ने मंजर सलीम की जिंदगी में चार चांद लगा दिए। इनकी बेटी सादिया भी सेकेंड ईयर की तालिबा थी जो अपनी फुप्पो और चाचू से बहुत बहन भाई की तरह रहती थी। इन दोनों की भी सादिया बहुत अजीज थी। मंजर और नाइमा ने कभी तीनों में कोई फर्क नहीं किया था। इन सबकी बहुत ही खुशहाल फैमिली थी, मगर जाने किसकी नजर लग गई जो एक हवा के झोंके ने सारे निजाम को धर्म भरम कर दिया। हिना की मेहंदी में वो हल्के फुल्के मेकअप के साथ ही सबसे ज्यादा खूबसूरत और नुमाया दिख रही थी। हर आता जाता मेहमान एजिल सलीम के हवाले से जानना चाहता था। बेपनाह मोहब्बत और तवज्जो ने इसे थोड़ा सा घमंडी कर दिया था। वो कभी किसी लड़के को अपने लायक नहीं समझती थी। इसकी दोस्ती लाख कोशिशें कर ली मगर वो किसी की बातों में नहीं आती थी। दूल्हे भैया तो बहुत ही हैंडसम है। एजिल की दोस्त नौरी ने बिना आंख झपके हसरत भरे लहजे में कहा। अच्छा तो ये है दूल्हे भैया। एजिल ने भी इसके कंधे पर कैंडी टिकाकर कहा। हाँ चलो इसे बेवकूफ बनाते हैं। फरजाना ने चुटकी बजाते हुए कहा तो तीनों ने एक दूसरे को आंखों में इशारा किया था। रुके जरा रुके। लड़कियों ने अरमान चाहकर रास्ता रोककर कहा जो सब लड़कों के आगे सफेद सलवार सूट में मलबूस मूंछों को ताव देखते आगे बढ़ा था। देखा मैंने कहा था ना, ये सब तुम ही दूल्हा समझेंगे, खास कर लड़कियां। दूल्हे ने अपने दोस्त अरमान के कान में सरगोशी की थी। सबसे पहली शर्त है कि आपको पहचाननी होगी दुल्हन, जब जाकर आपको दुल्हन के साथ मेहंदी की रस्म करने की इजाजत मिलेगी। नौरी ने अरमान को पहली शर्त बताकर इन तीनों लड़कियों की तरफ इशारा किया जो घूंघट ओढ़े बैठी थी। वो कुछ कंफ्यूजन में पड़ गया था। इन्हें क्या पता था कि जो खेल दुल्हन ने खेला है वही खेल दुल्हन की दोस्तों ने भी खेलना था। सब बड़ों ने लड़कियों की रसूमात करने की पूरी तरह छूट दे रखी थी ताकि वो अपने तौर पर शादी की रौनक बरकरार रखकर दूल्हा और दुल्हन को खुश कर सके। क्या तुझे अंदाजा है कि इनमें से तेरी दुल्हन कौन सी है? अरमान ने अपने दोस्त वली से आहिस्ता आवाज से पूछा था। जिसके हाथ में वो मम्मी की अंगूठी हो वही हिना होगी। वली ने सबके हाथों पर नजर फेरी मगर किसी के हाथ में वो अंगूठी नहीं थी। ऐसा कर, तू जाकर किसी भी लड़की को पकड़ और उठा ले, वैसे भी तू कौन सा असली दूल्हा है। वली ने फेस पर मास्क को ठीक किया था जिसके स्टेज से नीचे बैठे सब लोग जानते थे कि वो अरमान है वली का दोस्त, मगर वो इस बात से बेखबर थे कि स्टेज पर चल क्या रहा है। अरमान ने हिना की घूंघट उठाने की कोशिश की तो एजल ने हंकार करने से अपनी तरफ मुतवज्जा किया ताकि वो इसे ही दुल्हन समझे, जबकि वो खुद भी इस बात से बेखबर थी कि वो दुल्हा नहीं था। अरमान ने इसकी घूंघट को जरा सा उठाकर अंदर झांकते हुए कहा। ये तुम ही हो, मेरी सपनों की रानी, जिसे मैं हर जगह ढूंढता फिर रहा हूँ। वो एजल को देखकर जैसे पलक झपकना भूल गया था और सबने इसकी गलत फहमी पर शोर मचाया था। मैं वली की दुल्हन नहीं हूँ।
हेजल ने एक अदा से अपने घूंघट को इसके ऊपर फेंका और अपनी रेशमी जुल्फों को झटक कर बोली थी। तो अरमान ने भी बेख्तियार इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो बेसाख्ता इसके सीने से टकराई थी। मैं भी हिना का दूल्हा नहीं हूँ। हेजल भी कुछ पल तक इसकी सहरनशीं आंखों की कशिश में खो गई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। जब सबने पार्टी पॉपर फोड़कर शोर मचाया था, इन दोनों को भी एकदम होश आया। हेजल ने इसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाई और इसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर किया। अरमान को लगा कि इसका दिल हड़बड़ाते हुए सीने से बाहर निकल आएगा। वो मुस्कुराती हुई लड़कियों के मजमे में कहीं खो गई। अरमान ने इधर उधर नजरें घुमाकर उसे ढूंढा मगर वो नहीं दिखी। जरा मुस्कुरा भी दीजिए दूल्हे साहब। नौरी ने दूल्हे साहब लफ्ज पर जोर देते हुए कहा तो सब हंसने लगे। वो जी क्या जी। नौरी ने इसके कुछ बोलने से पहले ही बात काटने एक बार फिर अपने अल्फाज पर जोर दिया तो लड़कियां फिर कहीं कहीं मारने लगी। जी दरअसल ऐसी बात है कि कैसी है, यानी हमारी दुल्हन कैसी है। फरजाना ने भी इसे हंसते हुए टोका कि जी मैं दूल्हा का दोस्त हूँ। अरमान ने इंतहाई संजीदगी से अपने मुंह से मास्क हटाकर कहा था। है? सबने एक साथ हैरानगी का इजहार किया तो वली ने आगे आकर अपना मास्क हटाया। मैं कब से तो सबको इशारा कर रही हूँ लेकिन सब ध्यान दे तब ना। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब लड़कों ने भी शोर मचाया था। सब बड़ों को बुलाकर रस्म का बाकायदा आगाज किया गया था जबकि अरमान बार बार नजरों ही नजरों में एजल को तलाश कर रहा था। हर लड़की की निगाह इसकी मर्दाना वजाहत की मजहर पर टिकी हुई थी मगर वो किसी नजर को नजर के किसी खाते में नहीं लाता था। वो मुस्तकिल बजने वाले फोन को देखकर कॉल रिसीव करने हॉल से बाहर राहदारी में जा रहा था जब बेरिहानी में किसी से टकराया जिसके हाथों में पकड़े गेंदे के फूलों के टोकरे को इसकी कोहनी लगी तो वो एजल के हाथ से छूटकर यूं गिरा जैसे किसी ने इन दोनों के ऊपर गेंदे के फूल की बरसात की हो। एजल ने अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखा जो कुछ देर पहले इसने लगवाई थी और अभी थोड़ी गीली थी। तो ये मेहंदी लगवा रही थी जब इतनी देर से गुम थी। अरमान ने दिल ही दिल में कहा था। ओह सॉरी, आपकी कमीज खराब हो गई। एजल ने अफसोस से कहा। अरमान ने इसे सर से लेकर पांव तक बखौर देखा। वो अपने मेहंदी वाले हाथों से गाल पर आई लट हटाने की कोशिश कर रही थी। आपके गाल पर मेहंदी लग गई है। अरमान ने अपने लहजे को नॉर्मल करते हुए कहा। ओह ज्यादा लग गई है। वो फिक्रमंद नजर आई। अरमान ने साइड टेबल पर पड़े टिश्यू पेपर बॉक्स से टिश्यू निकाल कर दिए। वो अपने हाथ को खोलकर टिश्यूज लेने को कोशिश कर रही थी मगर टिश्यूज नीचे गिर गए। वो फर्श पर बैठकर टिश्यू पेपर को उठाने लगी तो इसके गले से दुपट्टा सरक कर नीचे गिरा था। अरमान भी एड़ियों के बल इसके सामने बैठ गया था और इसने जब देखा कि वो मेहंदी की वजह से टिश्यूज नहीं पकड़ पा रही तो अरमान ने खुद एजल के गाल से मेहंदी को साफ किया था। वो अरमान की बेतकलीफी पर हैरान रह गई थी और एकदम उठकर दौड़ती हुई वहां से चली गई थी। अरमान ने जमीन पर बिखरे फूलों में से एक फूल उठाकर मुस्कुराते हुए इसे सूंघा था। अरमान शाह फैजान शाह का इकलौता बेटा था। इसकी इकलौती बहन शिजा सिर्फ 19 साल की थी जो मेडिकल की स्टूडेंट थी। फैजान शाह की बीवी ने 2 साल पहले से तलाक लेकर दूसरी शादी कर ली थी। इस बात का एक जोरदार झटका खुद फैजान शाह को लगा था। इसे अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह अचानक वो अपने शौहर और बच्चों को छोड़कर चली जाएगी। फैजान शाह को बहुत बड़ा सदमा लगा था और इसकी फैमिली के साथ साथ बिजनेस इमेज पर भी काफी गहरा असर पड़ा था जिसके बाद सब कुछ अरमान शाह ने संभाल लिया था मगर लोगों की जबानों से मिले जख्मों ने फैजान शाह की रूह तक को जख्मी कर दिया था। बहुत मुश्किल से वो 9-10 महीनों तक जी पाया और हार्ट अटैक ने इसे आगे जीने नहीं दिया। अरमान शाह को कुछ वक्त तक अपनी माँ से बेहद नफरत हो गई थी लेकिन इसका दिल साफ था। नफरत को कब तक दिल में बसाया फिरता। आखिरकार जब हालात संभले तो वो अपनी माँ की तरफ से बेनियाज हो गया और अपनी छोटी बहन चिज्जा को खुश रखने लगा था। इसका लहजा और रवैया जिस कदर सख्त था अरमान शाह का दिल इतना ही नरम था मगर वो इस कदर गहरा था कि अब तक कोई भी जान नहीं पाया था। ये क्या हो रहा है? आप लोग अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? मंजर सलीम ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो पुलिस इंस्पेक्टर 2 पुलिस एहलकारों के साथ अंदर घुस आया। जवाबन मंजर सलीम ने चीखते हुए इन्हें रोकने की कोशिश की थी। तुम्हारा भाई कहाँ है? इंस्पेक्टर ने हाथ में पकड़े डंडे से इसे पीछे धकेला था। कौन सा भाई और ये क्या तरीका है बात करने का? कितने भाई है तुम्हारे? इंस्पेक्टर ने अपने साथ लाए सिपाहियों को घर की तलाशी लेने का हुक्म दिया। जहीर सलीम तेरा भाई है ना? हाँ मगर वो तो शहर से बाहर गया हुए, क्या इसे कुछ हुआ है? इसे कुछ नहीं हुआ, इसने अरमान शाह की बहन का खून किया है। तो क्या क्या खून? आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरा भाई बहुत मासूम है, वैसा कुछ नहीं कर सकता। वो बेख्तियार परेशान हुआ था और भाई की फिक्र में लहजा भी डगमगा रहा था। भाई क्या हुआ है? ये लोग क्यों आए हैं? एसिल भाभी और सादिया के साथ जब घर पहुंची तो एकदम इसके पास आकर बोली थी।
बेटा तुम अंदर जाओ, नाइमा बच्चों को लेकर एक कमरे में अंदर जाकर बैठो। मंजर ने इसे तलकीन की तो वो दोनों को लेकर अंदर चली गई। नहीं भाई, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी, मुझे किसी से डर कर छुप कर नहीं फेंकना। ओ जाओ ओए, शरीफ घर की हो, जाकर अंदर बैठो। और हाँ, जब तक तेरा भाई नहीं आ जाता हम यही बैठेंगे। पुलिस वाले की धमकी पर मंजर शरीफ भड़क उठा और एजल को हाथ से पकड़कर अंदर ले आया। जब तक मैं रहूं तुम तीनों में से कोई बाहर नहीं आएगा। नाइमा ने एजल और सादिया को अपने साथ लगाकर खामोश रहने को कहा। देखे जी, हम आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते, तो बेहतर ये कि जब तक आपका छोटा भाई नहीं आता आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन आपके पास तो अरेस्ट वारंट भी नहीं, आप इस तरह नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान है मंजर साहब, यहाँ पुलिस कुछ भी कर सकती है। एहसान शाह की बेटी को किसने कत्ल किया है और वो बच निकलेगा, ये कातिल की भूल है। इंस्पेक्टर ने इसके सामने पुलिस और मकतूला के फैमिली की अहमियत जताई। मंजर सलीम को चार अचार इनके साथ जाना पड़ा, मगर जाने से पहले वो कमरे में आया था। बच्चे को ख्याल रखना और जब तक मैं ना हूं कहीं बाहर मत निकलना, किसी को घर आने मत देना। जहीर का पता चले तो फौरन मुझे बताना, लेकिन थाने खुद बताना, जवाद को फोन करके बुलाना। लेकिन भाई, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, एजल ने इसका हाथ पकड़कर कहा था। पापा मुझे डर लग रहा है, आप वापस तो आएंगे ना? सादिया ने बाप से लपट कर कहा। तो बहुत मुश्किल से इसने अपनी बेटी को खुद से जुदा किया था, जबकि नाइमा बज़ाहिर किसी मजबूत चट्टान की तरह खड़ी थी। मुझे यकीन है ज़हीर ने कुछ नहीं किया, आप जल्द ही घर लौट आएंगे। मंजर ने इसकी बात पर सर इस्बात में हिलाया और गेट अबूर करते बाहर निकल गया था। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा ना? एजल ने भाभी को मनाने की कोशिश की थी। तुम क्या करोगी? सबसे पहले हमें पता करना होगा कि ये अरमान शाह कौन है और जाकर इससे बात करनी होगी। अगर वो नहीं माना तो? भाभी ने एकदम कहा। तो फिर हमें भी वकील करना होगा। आप जवाब से बात करें ताकि वकील से कोई लीगल एविडेंस ली जाए। नाइमा भाभी ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए सबसे पहले ज़हीर के दोस्तों से इनके बारे में पूछा, मगर इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। जिसके बाद उन्होंने एक वकील का इंतजाम किया जो इन्हें जायज़ तरीके से मामले को सुलझाने का मशवरा दे सके। और वकील का सबसे पहला मशवरा यही था कि मकतूला के घर वालों से मिलकर मामला को सुलझाने की कोशिश की जाए। नाइमा भाभी अकेली आना चाह रही थी, मगर एजल ने साथ चलने की जिद की तो मजबूरन इसे भी साथ ले गई। अरमान शाह की बहन एक होटल रूम में मुर्दा पाई गई थी और सीसीटीवी फुटेज में ज़हीर को ही इसके कमरे में पाया गया था, जो वहां से बाहों में लेकर बैठा था। कमरे में से मिली एक इंजेक्शन जिस पर भी ज़हीर की उंगलियों के निशानात पाए गए थे, मगर ज़हीर कहीं भी नहीं मिला था। जाहिर है इस सूरत में मुजरिम के भाई या फिर इसके किसी भी रिश्तेदार को जेल में रखना पड़ेगा जो इसका ब्लड रिलेटेड हो। लेकिन मेरा भाई खुद नहीं मिल रहा, और अगर इसे कुछ हो गया तो इसमें कसूरवार कौन हुआ? एजल ने गुस्से और बेबसी के मिले जुले तासुर से कहा। ठीक है, एक शर्त पर तुम्हारे भाई को छोड़ दिया जाएगा। अरमान ने आकर जवाबन कहा, जिसे देखकर एजल हैरान रह गई मगर खामोश रही। क्या शर्तें बताओ? नाइमा भाभी ने एकदम पूछा। मुझसे अपनी लड़की का निकाह करवाना। क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह की शर्त रखते हुए? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, वो चिल्लाते बोली। रिलैक्स, शुक्र करो कि मैंने इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं की, वरना मैं निकाह के बजाय कुछ और भी कह सकता था। मुझे तो लगता है कि तुमने अपनी बहन को खुद मारा है, इसलिए किसी की बहन बेटी की इज्जत नहीं करते। बस चुप हो जाओ, वरना मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। अरमान ने एकदम चिल्लाकर नाइबा की बात काटी थी। मैं तैयार हूँ। इन दोनों को यूं चिल्लाते देखकर एजल ने बीच में कहा था। क्या बकवास कर रही हो, चुप कर जाओ। नाइबा भाभी ने से डांटते हुए कहा था। मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे भाई को छोड़ दोगे? एजल ने एकदम पूछा। चुप कर जाओ एजल, अगर मंजर को पता चला तो जीते जी मर जाएंगे। नाइमा भाभी की बात पर अरमान ने बेख्तियार मुस्कुराया था। मर तो मैं गया हूँ अंदर ही अंदर, जब से मेरी छोटी सी बहन की लाश को मैं अपने हाथों से मिट्टी के हवाले किया है। लेकिन जब तक तुम्हारे भाइयों को अपनी आंखों के सामने जीते जी मार नहीं देता, अपनी तरह बेबस नहीं कर देता, चैन से नहीं बैठूंगा। अरमान ने अपने दिल में खुद से एक वादा किया था, जिसे पूरा करने के बाद ही वो अपने जमीर के सामने सुरखुर होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझसे निकाह करोगी, इसके बाद ही पुलिस इसे रिहा करेगी। तो मुकर तो नहीं जाओगे? एजल ने धड़कते दिल को काबू में करते हुए जैसे गारंटी मांगी। ठीक है, डन, अरमान ने मुख्तसर कहा। एजल एजल मेरी बात सुन बेटा, ये ठीक नहीं है। बस कर जा भाभी। नैमा भाभी ने इसके हाथों पकड़कर अपनी तरफ रुख करवाकर समझाने की कोशिश की, मगर एजल बेबस लहजे में इनकी बात काटी थी।
मैं अपने गुनाह भाई को यूं सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। हम यूं खामोश तमाशाई बनकर कब तक किसी मोजज़े का इंतजार करेंगे? हमें कुछ तो करना होगा। घर आकर नाइमा भाभी ने एकदम इसे अपने फैसले से पीछे हटने पर मजबूर किया, मगर वो अपने भाई के लिए डट गई थी। भाभी प्लीज मान जाए। एजल ने जैसे मिन्नत समाजत की। नाइमा भाभी इसकी जिद के आगे बेबस और मजबूर हो गई। मैं तुम्हारे भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकी। मैं तुम लोगों की हिफाजत नहीं कर पाई। नाइमा भाभी की आंखें भीग गई और आवाज भर आ गई। अगर हमने कुछ नहीं किया तो मंजर भाई पर केस फाइल हो जाएगा और सेंट्रल जेल भेज दी जाएंगे। फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और एक दफा बस भाई भाई बाहर आ जाए तो इस मसले का जरूर कोई हल निकालेंगे। नायमा भाभी को मजबूरन एजल के फैसले पर राजी होना पड़ा था। वो भी इस बात को मान चुकी थी कि इनके पास और कोई रास्ता ना था। एजल, मंजर ने आधी अपनी बहन को पुकारना शुरू किया था। अरमान के मुलाजमिन घबराते हुए इसके पीछे दौड़े आ रहे थे, मगर मंजर को किसी की रोक टोक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जेल से रिहा होकर वो जैसे ही घर पहुंचा था, नायमा भाभी ने इसे एजल के बारे में बताया था। अपनी औलाद जैसी प्यारी नाजुक सी बहन को ढूंढते हुए वो अरमान के हवेली नुमा घर में पहुंचा था। जबकि मुलाजमिन ने इसे घर में घुसने से बहुत रोका, मगर वो जलाल में होश को बैठा था। इसे अपनी बहन को देखना था कि वो कैसी थी, किस हाल में थी। आज तक मेरे घर में घुसने की किसी ने मजाल नहीं की, और ये दिन आ गए कि एक कातिल का भाई ने मेरे दहलीज पार कर दी। कैसे दिन आ गए? अरमान ने मंजर को अपने वसी और इस लिविंग हॉल में देखकर तंजिया कहा था। अरमान साहब, होंगे आप अमीर तरीन रईस, मगर मेरी बहन को इमोशनल ब्लैकमेल करके बेवकूफ बना लिया। कुछ और ना हो सका तो औरतों पर चला ली। मंजर ने सीधा आकर इसके गिरबान में हाथ डाला था, जबकि गार्ड ने यकदम इस पर बंदूक तान ली थी। मैं चाहूँ तब तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ, मगर मैं तुम लोगों की तरह इंसानी खून बहाने के हक में नहीं। तो अपने जज्बात पर काबू रखो, क्योंकि तुम्हारी बहन इस वक्त मेरे कब्जे में है। अरमान ने मुलाजमिन को इशारे से रोका और खुद मंजर के हाथों को झटक कर इसे गिरबान से पकड़ा था। मेरी बहन कहाँ है अरमान शाह? मेरी बहन को मुझे वापस कर दो। वो बहुत मासूम है, बहुत छोटी और ना समझ है। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। इसे छोड़ दो। छोटी और ना समझ? हं, इसने अपनी मर्जी से मुझसे निकाह किया है, और छोटी तो है लेकिन नाबालिग नहीं। तो अब वो मेरी बीवी है, मेरे हुक्म के बिना किसी से नहीं मिल सकती। कुछ एहसास हुआ? सोचो मुझे कितना दर्द हुआ होगा जब मेरी नादान बहन को तुम्हारे भाई ने मारा होगा। वो कितनी तड़पी होगी। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। जब मुझे सुनकर बहुत दुख हो रहा है तो तुमने तो इसे अपने हाथों में पाला था, लेकिन यकीन जानो मेरा भाई ऐसा नहीं। वो बहुत मासूम है। वो कहाँ है अभी तक कुछ पता नहीं। मंजर ने बेहद अफसोस से इसके दुख का इजहार किया और मिन्नत समाजत करते हुए अपनी बहन के लिए इसके सामने हाथ जोड़े थे, मगर अरमान ने इसकी बात काट दी। बंद करो अपनी बकवास, और आइंदा अगर मेरे घर के सामने भी नजर आए तो मैं अपने वादे पर नहीं टिक पाऊंगा। तुम सारी जिंदगी जेल में चक्की पीसते रहोगे। अरमान ने इसे बाहर की जानब धक्का दिया। मंजर मुस्तकिल अपनी बहन को पुकार रहा था, मगर मुलाजमा ने इसे गेट से बाहर निकाल दिया। बाहर शोर कैसा है? एजिल ने मुलाजमा के अंदर आते ही पूछा था। बीवी जी, आपने अरमान साहब से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। एजिल एकदम खौफजदा हुई थी। क्यों? क्या हुआ? क्या वो पहले से भी शादीशुदा है? एजिल ने एकदम पूछा। बाहर आपके भाई आए हुए हैं, वही। तुम क्या कर रही हो यहाँ? अरमान ने अंदर आकर इसकी बात काटी थी तो मुलाजमा अपनी बात अधूरी छोड़कर बाहर भागी थी। एजिल इसे देखती रह गई थी। वो बहुत गुस्से में था। बाहर भाई आए थे? वो कैसे? बंद करो बकवास। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ रानी बनाकर रखूंगा? अरमान ने इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसे हाथ से पकड़कर बाहर ले जाते हुए कहा था। छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? एजिल ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की थी, मगर अरमान ने इसे जानवरों के डेरे पे लेकर आकर घास फूस के ढेर पर फेंका था। तुम्हारी जगह यह है, आज से तुम यही रहोगी। लेकिन क्या आपको इसके बाद तसल्ली मिलेगी या आपकी बहन लौट आएगी? जाते हुए अरमान के हाथ को पकड़कर वो बेअख्तियार इसके बाजू से चिपक कर बोली, मगर अरमान ने इसे पीछे धकेलकर खुद से छुड़वाया था। मैं यहाँ रहकर मर जाऊंगी। मुझे नहीं रहना। यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी बहन की तरह तड़पो, ताकि तुम्हारे भाइयों को एहसास हो। अरमान ने बाहर निकलते ही दरवाजा बंद कर दिया था। एजल को एकदम चक्कर आया था और खुद को संभालते हुए नीचे घास पर गिरी थी। वो रो रही थी। इसे बेसाख्ता अपने घर वाले याद आए थे, जिन्होंने इसे बहुत लाड से पाला था और कभी रोने नहीं दिया था। इसकी हिचकी बन गई। मुझे अंधेरे से डर लगता है। मुझे बाहर निकाले। आप जो बोलोगी मैं वो करूंगी। वो अपने घुटनों में मुंह छुपाए दोबारा दोनों बाजू को इसके गिर्द बांध कर रोने लगी थी।
سیاہ گہری رات کی جیسے اس جانوروں کے احاطے میں اپنے پاؤں پر کسی غلیظ کیڑے کو محسوس کرتے وہ بے اختیار چیخنے لگی، جبکہ ارمان نے اس کی چیخیں نظر انداز کرتے ہوئے آنکھیں موند لی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ تاریک کمرے میں خوف و ہراس سے بلبلاتی ہوئی آخر کار بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب ارمان نے بند کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ معصوم اور کم عمر لڑکی بے ہوش نظر آئی تھی۔ تم بہت معصوم ہو مسز ارمان شاہ، لیکن افسوس کہ میں ایک بے رحم انسان ہوں جسے تمہاری عمر اور بے گناہی سے کوئی سروکار نہیں۔ تم تو اتنی سی بات پر ہی ڈر گئی، ابھی تو تمہیں بہت کچھ جھیلنا ہوگا۔ اسے باہوں میں اٹھایا ارمان اپنے کمرے پہ لایا اور اپنے بیڈ پر لٹا کر جو نہیں جانے لگا، ایزل نے سسکتے ہوئے غرور کی حالت میں اس کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے قریب آ گیا اور اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر بکھیر کے اس کی لٹوں کو ہٹایا تو ایزل کے خشک ہونٹوں پر سسکی ابھری تھی، جنہیں چوم گئے اس کی آواز کو دبوچ لیا تھا۔ ایزل کو اس کی آغوش میں جانے کیسے سکون اور اطمینان ملا، وہ جو بے اختیار اس کے سینے سے لگ کر سارے جہاں سے لاتعلق ہو گئی تھی۔ ایزل کی اداؤں نے ارمان کے سارے ارادوں کو کمزور کر دیا تھا، وہ اس کی معصومیت کے آگے ہار چکا تھا۔ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے، میں کیسا بھائی ہوں جو اپنے بہن بھائی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ منظر سلیم پیبس کی انتہا پر تھا۔ نائمہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر کچھ دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر جس کی جوان بہن بھائی اس کے ہاتھوں سے کسی ریت کی طرف پھسل کر کھو گئے ہو، وہ کسی طرح چین پا سکتا تھا۔ آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا، اس طرح ہمت ہارے گی تو سعدیہ کو کون سنبھالے گا؟ میں بہت کمزور ہوں نائمہ، میں تم لوگوں کو نہیں سنبھال سکتا۔ ایسے مت کہیں، سعدیہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا ہے، اسے کچھ حوصلہ دے ورنہ وہ مر جائے گی۔ نائمہ نے اپنے لہجے پر قابو پانے کی کوشش کی مگر پھر بھی آواز بھیگ گئی۔ اس نے اپنی آواز جیسے گہری کنویں سے آتی ہوئی سنائی دی۔ پاپا، ایزل آپ اور صحیح چاچو کے بنا میں کیسے رہ پاؤں گی؟ سعدیہ نے آ کر کسی ننھی بچی کی طرح کہا تھا۔ منظر نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی۔ جلد واپس آئیں گے، بس کچھ دن کے لیے برداشت کرو۔ سچ کہہ رہے ہیں؟ سعدیہ نے بے یقینی سے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا تھا۔ ہاں میرا بچہ، بس کچھ دنوں تک آپ اور پاپا دونوں کو میرا ساتھ دینا ہوگا، ہم بہت جلد انہیں واپس گھر لے آئیں گے۔ منظر نے ماں بیٹی کو اپنی باہوں میں لے کر اطمینان دلائے تو انہیں کچھ دھڑاس ملی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ یہ کیا تماشا ہے؟ ارمان نے کمرے میں آ کر ایزل کو ڈانٹا تھا مگر وہ ویسے ہی بیڈ پر خاموشی سے سوئی رہی۔ تم سے بات کر رہا ہوں، تم یہاں گناہ کے عوض آئی ہو، میری محبت نہیں جو اس طرح نخرے دکھا رہی ہو۔ ارمان نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ وہ یک دم اس کے قریب آ کر ٹیمپریچر چیک کرنے لگا تو ایزل نے اس کے ہاتھ کو جھٹک کر اپنی پیشانی سے ہٹایا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، وہ راگاوائی سے بولی۔ چلو اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے۔ مجھے نہیں جانا، کہا نا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بلکہ ڈاکٹر کو یہی بلاتے۔ ارمان نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا اور اپنے موبائل فون پر یک دم نمبر ڈائل کر کے کسی سے بات کرنے لگا تھا۔ ایزل نے اسے غور سے جانچا لیکن ارمان کے دیکھنے پر اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ڈاکٹر کو اندر لے آیا اور ڈاکٹر کی چیک اپ کے بعد اس کی ہدایت پر اس کی ساری دوائیاں منگوا کر اس کے لیے کھانے کے ساتھ لے آیا۔ ملازمہ کھانا میز پر رکھ کر باہر چلی گئی۔ چلو کھانا کھاؤ، پھر جلدی دوائی لے کر کچھ دیر آرام کرنا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں نے کہہ دیا نا۔ وہ بہت سست لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ایزل کی حالت دیکھ کر ارمان کے دل میں کچھ ہوا مگر وہ کہہ نہیں پایا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکی تھی جسے دیکھ کر وہ پہلی بار اپنے دل کی بدلتی کیفیت پر یقین نہیں کر پایا تھا۔ یہ وہی تھی جس کی قربت کے لیے وہ کئی دن سوچتا رہا مگر قسمت نے اسے ایسے ملایا تھا۔ ارمان کو لگا تھا کہ وہ بہت پتھر دل یا بہت ظالم جو ایزل کے ساتھ دن رات ٹارچر کر کے اس کے بھائیوں کو رلائے گا، انہیں تڑپائے گا، اپنی بہن کا بدلہ لے گا، لیکن یہ اپنے بارے میں اس کی بھول تھی کیونکہ جس کا اپنا دل اتنا دکھا ہوا وہ کسی کو بھی دکھ میں نہیں دیکھ سکتے۔ ارمان بھی بالکل ایسا ہی تھا، دل سے بہت رحم دل اور زبان سے سخت۔ کیا چاہتی ہو میں سختی سے پیش آؤں؟ مجھے میرے گھر جانا ہے، مجھے سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ کمزوری کے باعث بمشکل بات کر پا رہی تھی اور اپنی ہی بات پر رونے لگی تو ارمان تڑپ گیا تھا۔ ٹھیک ہے تم کھانا کھا لو، پھر میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ ترقی پہ ترقی بولی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب چلو کھانا کھا لو۔ ارمان نے ایک نوالا اس کے منہ میں دیتے ہوئے کہا تو ایزل نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ارمان نے جواباً یقین دہانی کرواتے ہوئے سر اسباب پہ ہلائے تو اس نے وہ نوالا منہ میں لے لیا تھا۔ جہاں تک میں نے تشویش یہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ قاتل ایک نہیں دو ہے، آپ کی بہن کے۔ رابطی رپورٹ میں صرف ایک بندے کے فنگر سپرٹس ملے ہیں لیکن کرائم سین پر ایک سے زائد لوگوں کے جوتوں کے نشان ہیں۔ وکیل کی بات پر ارمان مزید بے چین ہو گیا۔ جو بھی باتیں صاف صاف کہیں۔
हाँ मिस शिजा की कॉल हिस्ट्री में किसी राफे नाम की लड़की की कॉल्स आई थी जिसके साथ इनकी काफी बातचीत थी। ये इनकी कॉल रिकॉर्ड से मालूमात मिली है और इस लड़के जहीर का पता चला कि वो कहाँ है। अरबाज ने पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ देखकर पूछा था। जी जांच चल रही है सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो सबसे पहले अपने घर गया था, फिर रेलवे स्टेशन और उसके बाद वो इस शहर में नजर नहीं आया। इसने लाहौर का टिकट खरीदा था लेकिन वो लाहौर के स्टेशन पर नहीं दिखा। हो सकता है कि वो रास्ते में कहीं दूसरे शहर उतर गया। इंस्पेक्टर के जवाब में अरमान ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ हो सकता है सर, लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला। ठीक है, जल्द अज जल्द इसे खत्म करो, मुझे मेरी बहन का कातिल चाहिए, जिंदा या मुर्दा। अरमान ने सख्त लहजे में हुक्म दिया था। मिल जाएगा सर, बेफिक्र रहे। इंस्पेक्टर साहब ने बेहद इत्मीनान कुल लहजे में कहा। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन यकीन जाने मैंने शिजा को नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। जहीर ने अपने भाई से मिलने के बाद यकीन दिलाने की कोशिश की वो अपनी भाभी के रिश्तेदार के यहाँ इस गांव में रुका हुआ था और इस बात की खबर नायमा को मंजर के रिहा होने के कुछ दिन बाद मिली थी। वो बहुत दिन तक इससे शिजा और इसकी मौत के बारे में पूछती रही, मगर जब इन्हें यकीन हो गया कि वो इस हादसे से बिल्कुल बेखबर है तो नायमा ने मंजर को बताया। मंजर अगले दिन ही बेटी और बीबी को अपने रिश्तेदारों के यहाँ छोड़कर वहां पहुंचा। वैसे भी इसे ये यकीन था कि इसके भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, मगर अपने भाई की हालत देखकर इसके सारे गुमान दूर हो चुके थे। तुम्हें इस तरह गायब नहीं होना चाहिए था, मुझे कुछ बताते या फिर फौरन पुलिस को बुलाते। वो एक बार फिर नजर आए थे। भाई जब मैं शिजा के बुलाने पर वहां इसके कमरे में मिलने पहुंचा तो वो आखिरी सांसें ले रही थी। वहां पड़ी सिरिंज को मैंने अनजाने में जांचा था, जिस पर मेरी उंगलियों के निशानात मिले हैं। शिजा की हालत देखकर मैं बहुत खौफजदा हो गया था। वो कुछ बताना चाह रही थी शायद, जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं जानता वो क्या था और कौन था। जही ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया था। देख, इस तरह तो तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। याद करो, क्या कोई पहले से ही इस पर नजर रखा हुआ था या कोई ऐसी दोस्त जो इसकी किसी वजह से दुश्मन थी। इसके सबसे ही दोस्त मुझे नापसंद करते थे क्योंकि मैंने शिजा को कई बार इनसे इन सबके साथ दोस्ती करने से मना किया था। क्यों मना किया था? क्योंकि वो सब क्लब जाते थे और ड्रिंक करते थे। शिजा को भी साथ ले जाते थे लेकिन वो नहीं जाना चाहती थी। मुझे नहीं पता कि वो इससे होटल रूम में रहने के लिए कैसे राजी हुई थी और इसके साथ किसने क्या किया किया था। इसका मतलब है मंजर से गायब लोगों की मशकूक है। इनमें से कोई भी कातिल हो सकता है। मंजर ने तशवीशनाक लहजे में कहा था। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन पहले शिजा की फैमिली का एतबार जीतना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। नहीं भाई, मैं आपके साथ चलकर अरबाज शाह को सब बता दूंगा। मुझे अपनी बहन को घर वापस लाना है। मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मेरी बहन ने हम भाइयों के लिए अपना आप दांव पर लगा दिया और मैं यहाँ छुपा बैठा हूँ। जरी की हिम्मत से मंजर को कुछ तसल्ली मिली, मगर इसे डर था कि कहीं इंसाफ की उम्मीद में भाई को भी ना खो दे। तुम्हें शिजा के दोस्तों से भी पूछगछ करवानी चाहिए, हो सकता है इनकी बातों से कोई सुराग मिले। एजल ने अरमान के हाथ में केस फाइल देखकर कहा। ये तुम्हारा मसला नहीं, तुम इन मामलात से दूर रहो। अरमान ने तल्ख लहजे में कहा तो वो मुंह मुसलकुल रह गई। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन ये मेरी गलत फहमी थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा था? अरमान ने दोनों बाजू अपने सीने पर बांध कर कहा था। हीना की मेहंदी में आप ही थे या कोई और था जिसने मेरी कलाई पकड़ी थी। एजल ने इसे अपनी जानब मायल करने की कोशिश की थी और अरमान का दिल भी इसकी मासूम सी अदा के आगे हार गया था। वो मैं नहीं था, कोई और होगा। अरमान ने अपने लहजे को सख्त करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। मेरी चूड़ियां कैसी लग रही है? इसने अपनी चूड़ियों से भरी कलाइयां इसके सामने खनकाई तो अरमान ने एकदम इसकी दोनों कलाइयां पकड़कर खुद से लगाया। क्या चाहती हो? मैं अपने हवास में ना रहूं? एजिल ने अरमान से इस कदर दीवानगी की उम्मीद नहीं रखी थी, इसलिए इसकी सांसों के शोर से घबरा गई। क्या कर रही हो? मैं बस तुमसे तारीफ चाहती थी। तुम वाकई बेहद हसीन हो एजिल अरमान। मैं तुम्हारे हुस्न की तरफ में मदहोश हो जाता हूँ। अरमान ने इसे दीवार से लगाकर मखबूल लहजे में कहा तो एजिल ने बमुश्किल थूक निगलकर अपने खुश लबों पर जबान फिरी थी, मगर फूलते सांसों की बारिश कुछ बोल न सकी। जब जब तुम मेरे करीब आती हो मैं बहक जाता हूँ, अपने आप में नहीं रहता। न जाने क्या जादू किया है तुमने मुझ पर, जो मैं तुम्हें देखते ही अपने होश खो कर तुम्हारे बस में हो जाता हूँ। हेजल आंखें मूंद कर इसे सुन रही थी, मगर अचानक इसे मजीद तड़पाने का ख्याल आया तो बेसाख्ता इसने खुद से दूर किया। मैं नहीं चाहती तुम क्या कह रहे हो? इस कदर जालिम मत बनो। भला कोई इज़हार मोहब्बत की कहानी में डूबे किसी दीवाने को इस तरह सुनाता है? अरमान इसके दुपट्टे को पकड़कर इसे रोका था। अभी नशे में हो, होश में आ जाओ तो बात करते। वो अपने दुपट्टे को छुड़वाकर बोली थी। एजल को अंदाजा हो चुका था कि वो इससे मोहब्बत करता है
اور یہی محبت اسے سخت غیر رویے کے ساتھ ساتھ ایزل اور اس کے گھر والوں سے نفرت کرنے سے باز رکھتی تھی، اس لیے اس کے سلگتے دل کو بے چین کر کے اس سے منہ موڑ لیتی تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ رافع اس سارے معاملے میں انوالو ہے؟ پولیس انسپکٹر نے ظہیر سے پوچھ گچھ کے دوران سوال کیا تھا، جس نے بے حد اطمینان سے سارا واقعہ بیان کے طور پر ریکارڈ کروایا تھا۔ منظر کو یقین تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی بہت معصوم تھا، اس لیے اسے ارمان کے پاس لے کر ساری روادات سنائی۔ اس نے پہلے سے ہی ارمان کے ساتھ یہ شرط رکھی تھی کہ پہلے پوری ایمانداری سے کیس کی تحقیقات کی جائیں گی، پھر جو بھی گناہ گار ثابت ہوگا اسے قانون کے حوالے کیا جائے گا۔ اور ارمان کو اس کی شرط منظور تھی، کیونکہ وہ بھی دل ہی دل میں دعا گو تھا کہ ایزل کے دل کو کسی طرح کا رنج و تکلیف نہ پہنچے۔ اس سے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس سارے معاملے میں اس معصوم لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بس اتنا کہ منظر اور ظہیر کی بہن ہے، جنہیں بچانے کے لیے اس نے اپنا آپ داؤ پر لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، تم سے جیسا کہا جائے ویسا کرنا ہوگا، کیونکہ اس کیس کی تفتیش میں یہ آخری رائے حل ہوگا۔ اگر پختہ ثبوت ہاتھ نہ آیا تو تم سزا کاٹنے کے لیے تیار رہنا۔ ارمان نے اس کے پیچھے آ کر کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا تو ظہیر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی، جبکہ منظر چپ چاپ بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بی بی جلدی سے بات کر اپنی بھابھی سے، کہیں سامنے دیکھ لیا تو میری نوکری چلی جائے گی۔ ارمان شاہ کی برسوں پرانی ملازمت نے دروازہ بند کر کے ایزل کو اپنا چھوٹا سا 2G فون دے کر کہا تھا۔ بہت شکریہ سکینہ بوا، بس آپ دروازے پر رہیے گا۔ ایزل نے ایک دم نمبر ڈائل کرتے ہوئے سے کہا تھا، وہ بھی احتیاط دروازے پر جا کھڑی ہو گئی تھی۔ کئی دنوں سے ایزل سکینہ بوا کے موبائل سے اپنے گھر والوں سے چھپ چھپ کر بات کرتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک ارمان کی بہن کا کیس کلیئر نہیں ہو جاتا تب تک وہ ایزل کو اس کے گھر والوں سے کوئی تعلق رکھنے نہیں دے گا۔ نہیں معلوم یہ کب تک ہوگا، اس لیے اس نے ملازمین سے دوستانہ تعلقات بنا رکھے تھے، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ ارمان کو اس سب کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا۔ وہ بس اس لیے خاموش تھا کہ اسے اپنی بہن کے قاتلوں کو کھلی چھوٹ ملی جائے، اور یوں کیس کلیئر نہیں ہو پائے گا۔ فی الحال وہ ایزل کو اسی بھرم میں رکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی بہن کے قاتل سے قصاص کرنا چاہتے ہیں، اور اسے کھلی چھوٹ دینے کا مطلب معاف کر دینا ہی ہوگا۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم پارٹی کے دوران شزا کو کس طرح غلط ارادے سے ہوٹل روم میں لے گئے تھے، اور جب وہ تمہاری چیپ ارادوں کو جان گئی تو تم نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس بات سے بے خبر کہ اس نے اپنے موبائل فون میں تمہارے سارے کرتوت کو ثبوت کے طور پر محفوظ کر رکھا ہے۔ کیا بکواس ہے؟ اگر جھوٹی کہانی گھڑنی تھی تو ڈھنگ کی کہانی سناتے۔ رافع نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے اسے چھوٹا قرار دیا تھا۔ اور ویسے بھی اسے تم نے مارا تھا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں سب نے دیکھا تھا، وہاں صرف تم گئے تھے اور تم میرے سامنے کھڑے۔ وہاں ایک اور ڈیوائس بھی تھی جس سے تمہاری کرتوت ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ سہی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا تو رافع کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ شاکڈ ہو گیا مگر خاموش رہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اس لیے غائب تھا کہ مجھے سب نے قاتل سمجھ لیا تھا؟ بالکل نہیں، میں تو بس اس خوف سے بھاگا کیونکہ مجھے لگا کہ ثبوت حاصل کرنے کے لیے تو مجھے بھی مار دے گا۔ ظہیر نے جیسے اسے گونگا کر دیا تھا۔ مجھے کیا فرق پڑتا ہے، یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ رافع نے اپنے لہجے کو بظاہر نارمل رکھتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ ظہیر کو اس کے اطمینان سے خوف ہوا کہ کہیں پھر سے وہ جھوٹا ثابت ہوا تو اس کے بعد کوئی راستہ نہیں بچے گا، جبکہ ارمان کو رافع کے لہجہ مصنوعی اطمینان سے ہی یقین ہو چکا تھا کہ وہی قاتل تھا۔ ویسے ارمان صاحب، آپ کو وکیل یا پھر پولیس ایجنٹ ہونا چاہیے تھا یار، اتنے تیز دماغ کے باوجود آپ محض ایک بزنس مین ہی بنے، یہ تو سراسر زیادتی ہے یار۔ پولیس انسپکٹر نے تعریف کے ساتھ ساتھ خوش آمد بھی کی، مگر ارمان شاہ کو ایسی تعریفیں بٹورنے کی عادت تھی، اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کام کے ساتھ ایماندار ہونا ضروری ہے۔ ہاں، یہ تو آپ نے برابر کہا۔ ارمان کی طرز پر وہ ڈھنائی سے ہنسا۔ یہ ایمانداری پولیس کے کرنے کا کام کہاں ہے ارمان صاحب، یہ تو بیچاری عام عوام ہی کرے۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگا کر کہا تو ارمان کی ہونٹوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ نمودار ہوئی، مگر اپنی آنکھوں پر کالے چشمے چڑھا کر وہ اپنی لینڈ کروزر میں آ کر بیٹھ گیا، جبکہ ارمان کے پلان کے مطابق رافع آدھی رات میں ظہیر کے گھر پر چوری کی نیت سے پہنچا تو وہ پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا، جس کے بعد رافع کے گھر پر چھاپا مار کر اس کی ہر چیز کو ثبوت کے طور پر پولیس حراست میں لیا گیا۔ حالانکہ وہ ایک بڑے باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھا، مگر ارمان شاہ نے انہیں تھانے اور کورٹ کچہریوں کے خوب چکر لگوائے تھے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سب کو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن میں مجبور تھا، بہن کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ معافی بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ ارمان ان کے سامنے نادم و پیشمان ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، جبکہ منظر سلیم نے اس کے ہاتھ تھام کر نیچے کر لیا۔ ٹھیک ہے، سب کچھ انجانے میں ہوا، لیکن اب میری ایزا کو ہمیں واپس سونپ دو، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اپنے بچوں کے۔
मंजर की बात से वो हैरान हुआ क्योंकि इसे याद नहीं था कि एजन इसकी बहन है। लेकिन मैंने इससे शादी। इससे आप शादी कहते हैं? जहीर ने इसकी बात काटते हुए तल्ख लहजे में कहा, मगर मंजर ने भाई को खामोश करा दिया। देखो, मैं जानता हूँ अगर तुम साथ ना देती तो मेरा छोटा भाई कभी बेकसूर साबित ना होता। बस इसी एहसान के बदले मैं तुमसे अपनी बहन वापस चाहता हूँ। मंजर ने बेहद धीमे लहजे में बात की। ठीक है, अगर वो आपके साथ जाना चाहे तो आप जरूर ले जाए, मैं इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। अरमान शाह ने दिल बर्दाश्ता होकर कहा तो मंजर ने भी इसके कंधे पर हाथ रखकर थपकी दी। मेरी दिल से दुआ है कि तुम्हें बहुत चाहने वाले रिश्ते मिले जो तुम्हें कभी तन्हाई का एहसास न होने दे। मंजर सलीम की दुआ पर इसने दिल ही दिल में आमीन कहा था, क्योंकि वो इस दुआ की कबूलियत पर यकीन था और इस वक्त वो इन दोनों भाइयों को इन्हीं दुआओं का नतीजा देख रहा था। तुम वहां की मुझे छोड़कर जा रही हो? वो बिना कुछ बोले बस चादर ओढ़कर निकलने ही लगी थी जब अरमान ने इसका रास्ता रोका था। मैं अपने घर जा रही हूँ। अरमान के करीब आते ही वो शर्म के मारे घबरा जाती थी, इसलिए आज एकदम कुछ फासले पर होकर रुकी, मगर अरमान शाह ने इसे अपनी दोनों बाहों के घेरे में लिया था। वो सहम गई। मुझे जाने दे, मैं अपने घर वालों से मिले बिना, बात किए बिना नहीं रह सकती। मगर फिर मेरा क्या? मैं भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सच कहूँ तो मैंने तुमसे निकाह अपनी मोहब्बत में मजबूर होकर किया था, किसी बदले की आग में नहीं। और ये बात तुम भी अच्छे से जानती हो। एजल ने इसके हिसार से खुद को छुड़वाना चाहा, मगर अरमान ने इसके चेहरे से अपने चेहरे को बलते हुए बेकाबू होकर कहा था। एजल ने अपने हाथों के प्याले में इसका चेहरा लेकर खुद से दूर करने की कोशिश की, मगर अरमान ने इसे गोद में उठाकर बेड पर बिठाया था। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे अपने घर वालों से बात नहीं करने देते, मिलने नहीं देते। एजल एकदम करवट लेकर बेड की दूसरी साइड हो गई और इससे दूर जाकर बोली, ये जो तुम अपने भाई से बात करती थी और इनसे छुप छुप कर मिलती थी, तुम्हें लगता है कि मेरी इजाजत के बगैर किसी की मजाल थी? अरमान की बात पर वो हैरान रही थी। क्या मतलब? आप ये सब जानते थे? वो बेयकीनी से बोली। चलो ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के यहाँ छोड़ कर आता हूँ। वो इसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उठकर बाहर चला गया। एजल को समझ आ गई थी कि वो इतने बड़े कदम के बाद एकदम अपनी बीवी को इसकी फैमिली से मिलने की इजाजत देकर किसी को खुद पर हावी नहीं करना चाहता था, इसलिए सतीना बुआ को इसे दिलासा देते कहा था। कुछ ही देर में वो इसे अपने भाई के घर ले आया था और वो सभी से मिलकर बहुत खुश हुई थी। जबकि अरमान ने देखा कि इसे किसी ने अंदर आने को भी नहीं कहा तो इसने वापसी के इरादे से बाहर का रुख किया। कहाँ जा रहे हो? ससुराल में पहली बार आए हो, कम से कम खाना तो खा कर जाओ। मंजर ने इसे पीछे से आवाज देकर कहा तो वो बेसाख्ता इसकी तरफ मुड़ा था। मेरी बहन का ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। मंजर सलीम ने अरमान के हाथ पकड़कर कहा तो इसने भी तशवर से मंजर को गले लगा लिया। अब अंदर आ जाए, मुझे भी हिसाब बराबर करना है। जहीर ने दरवाजे से बाहर झांक कर कहा तो भाभी ने इसके सर पर चपत मारी थी। आप भी आज यही रहोगी ना? सादिया ने एजल को देखकर कहा तो इसने बेख्तियार अरमान को देखा। इसे क्या देख रही हो? अरमान भी यही रुकेगा? नाइमा भाभी ने इन दोनों को देखकर कहा तो सब हंसने लगे, जबकि एजल ने इत्मीनान कर सांस लिया था।